गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज आपका बायोलॉजी का निचोड़ ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं सर। निचोड़ मतलब समझ गए ना? हाँ, जो सबसे महा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं जो महा इंपॉर्टेंट है उसी को आज आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। ठीक है सर, देखो सबसे पहली बात है सर कि आपका हम टाइम कम लेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन एकदम बथेरे लगा देंगे। ठीक है, टाइम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आज हम करवा देंगे। ठीक है, और सबसे पहली बात यह है ना सर कि 2022 का ये अंतिम दिन भी है, तो शायद है सर कि आप लोग खुश होकर के पढ़िए। बाकी सर आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश किए हैं जो आपको 2023 के पहले दिन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि सर देखो क्लास में बहुत सारी चीज़ों की परिवर्तन करने की हमेशा मेरा कोशिश रहता है सर कि आपके पास जितना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके तक पहुंच सके, हमेशा मेरा यही कोशिश रहता है सर। क्योंकि सर टीचर जो होता है ना वो अपने कंटेंट के बदौलत चलता है। ठीक है, और तो यही बस हमें हमेशा अपने कंटेंट में हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और आप लोग प्यार करते हैं सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, चलिए आइएगा सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और आज की क्लास जो है ना वो थोड़ा सा यूनिक होने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास हमको यादगार क्लास बनाना है और यादगार क्लास बनाने के लिए सर आपको ठोकना पड़ेगा। पता है किसको? शेयर के बटन को ठोकना पड़ेगा। इतना कस के मत ठोक दीजिएगा कि मोबाइल ठोका जाएगा। ठीक है, आइएगा सर। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। कहता है 1 नंबर सवाल क्या कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य के अंदर में सर एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? पूछेगा ना कि वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क जो है सर एक हमारा क्या है? तंत्र है। ठीक है, वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है किससे? तो मारना उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, यहां पे सोचना, ये सवाल पूछता है अगर पूछेगा कि मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र है। ठीक है, मनुष्य के अंदर वृक्क जो है वो एक तंत्र है जो किससे संबंधित है? तो वो उत्सर्जन से संबंधित है। अच्छा, यहां पे एक सवाल और पूछता है, स्तनधारी शरीर। ठीक है, यहां पे एक चीज और पूछता है सर, स्तनधारी शरीर, स्तनधारी शरीर का उत्सर्जी अंग क्या है सर? तो आपको होता है ये गुर्दे होता है। क्या होता है सर? ये गुर्दे होता है। ठीक है, क्या होता है? ये आपको गुर्दे होता है। ठीक है, आ जाना। तो ये भी पूछता है सर आपको कि स्तनधारी शरीर का उत्सर्जी अंग क्या है? तो गुर्दे हिस्से होते हैं। कौन हिस्से होते हैं? तो गुर्दे हिस्से होते हैं। आ जाना। लेकिन ये सर ये आपको बहुत कम है पूछने की चांस इसको, लेकिन ये पूछता है हमेशा से कि वृक्क एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जित जो किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए सर, सवाल नंबर हम लोग 2 की तरफ आते हैं। 2 नंबर क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना। कहता है पौधों में बाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? पेड़ पौधे का जो बाष्पोत्सर्जन होता है सर वो कहां से होता है? तो आप इस बात को सोचिएगा कि अगर कोई पेड़ है तो वो पेड़ में जो है ना सर, वो हमारा पेड़ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? लेता है और ऑक्सीजन देता है। और हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो अब सोच लेना इस बात को कि पेड़ पौधा जो है सर वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा? तो पेड़ पौधों का उत्सर्जित अंग बोलेगा उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पेड़ पौधों का जो उत्सर्जन होता है सर वो आपको पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में होता है। ठीक है, और जो पेड़ पौधा, आप खुद से सोचिएगा इस बात को खुद से आप समझिएगा कि पेड़ पौधे का पत्ता अगर नहीं रहेगा सर तो पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा। सिंपल बात है ना? तो यही हमारा होता है। अगर पूछेगा उत्सर्जन भाग, पेड़ पौधे का उत्सर्जित भाग, तो हम लोग क्या मारेंगे? पत्ता मारेंगे। और इस बात को समझना है सर कि पत्ता जो होता है सर, और ये भी पूछ सकता है कि पत्ता जो होता है वो हरा क्यों होता है? तो पत्ता हरा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाया जाता है। किसकी मात्रा पाया जाता है? क्लोरोफिल की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछता है सवाल कि पेड़ पौधों की पत्ते हरे क्यों होते हैं? तो पेड़ पौधों की पत्ते इसलिए हरे होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल की मात्रा पाया जाता है सर। ठीक है, आ जाना। सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग आते हैं सर। 3 नंबर सवाल क्या कहता है? झटके में देख लेंगे। आना। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? इस बात को समझना है कि जो मैग्नीशियम है वो पाया जाता है किसमें? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है सर वो आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधे
पौधे की पत्ते क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं सर। अच्छा, अब पूछेगा कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में कितना पाया जाता है। क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम है सर वो आपको 26% पाया जाता है, 26 या 29%, 26% पाया जाता है, 2.6% पाया जाता है, 26 नहीं 2.6% पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना परसेंट पाया जाता है, तो 2.6%। तो आपसे ये पूछेगा सर कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि लाल रक्त कण मार देंगे, ऐसा नहीं कि वर्णिका लवण मार देंगे, ऐसा नहीं कि श्वेत रक्त कण मार देंगे सर, ये सब नहीं होगा। तो हमारा सटीक आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। आइएगा सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। एकदम आज जो है ना सर वो सुपर फास्ट सीरीज चलेगा, ठीक है। और एक बात आप लोग कमेंट करते रहिएगा सर कि आपका क्या जवाब रहता है, ठीक है। तो आप हमेशा से कोशिश कीजिए कि हमको आंसर देने से पहले आप आंसर दीजिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बैठना है आपको, हमको नहीं बैठना है सर। मेरा एक ही कुछ सपना है सर कि अब की बार 482 से भी पार होनी चाहिए सर। ये सपना को करना है साकार और हकीकत में करना है सर, क्योंकि रिजल्ट का मतलब अगर कोई है सर तो इसके साइंस क्लासेस है। और हमेशा से मैं कोशिश करता हूं सर कि आपके तक बेहतर कंटेंट दूं, और वो बेहतर कंटेंट की ही बदौलत से बेहतर रिजल्ट होगा। और पढ़ाएंगे वही जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। आ जाना, कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं कोष्ठ। हमें क्या पूछा, बेसम पूछा। देखो, मानव हृदय में पाए जाते हैं कोष्ठ। अगर पूछेगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं सर। अगर पूछेगा मानव स्तनी में, अगर पूछेगा सर ये मानव में बेसम बोलेगा, अगर मानव में बेसम बोलेगा तो भी मारेंगे 4, कक्षा बोलेगा तो भी मारेंगे 4। आ जाना सर, मानव में बोलेगा कोष्ठ तो भी मारेंगे 4। कोष्ठ तो मानव में 4 होता है, बेसम भी मानव में 4 होता है, कक्षा भी होता है 4 सर। लेकिन इसका एक और नाम है चैम्बर। हाँ, इसका क्या नाम है, चैम्बर। अब सोच लेना कि अगर आपसे पूछेगा कि मानव में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव में 4 कोष्ठ होते हैं। पूछेगा मानव में कितने बेसम होते हैं, तो बेसम 4 होते हैं। पूछेगा मानव में कितने कक्षा होते हैं, तो 4 कक्षा होते हैं। पूछेगा मानव में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है सर। देखो, मैं हमेशा से कहता हूं सर कि एकदम भरपूर मजा देंगे, टेंशन नहीं लेने का सर, टेंशन ये देने को है, ठीक है। आ जाना, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। अगला कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। आना, कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली, वो झिल्ली नहीं जो हम लोग खाते हैं, वो झिल्ली ना रे बाबा। कोशिका झिल्ली कहता है किस प्रकार की झिल्ली है, प्रागमय है, अपरागमय है, अर्धपरागमय है, इनमें से कोई नहीं। देखो, यहां से समझना है कि जब आपसे पूछेगा कोशिका झिल्ली सर, क्या पूछेगा, कोशिका झिल्ली। अच्छा, इस बात को कोई बता सकता है कि कोशिका झिल्ली है क्या। कोशिका झिल्ली पूछेगा सर तो आप मारिएगा अर्धपरागमय। क्या मारिएगा, अर्धपरागमय, ठीक है। पूछेगा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागमय झिल्ली है सर। आइएगा सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। आइएगा, अगला कहता है ना दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। अब सोचना इस बात को, अगर दूध से दही बनेगा तो हमारा किण्वन होगा। क्या होगा सर, ये किण्वन होगा। लेकिन इस बात को समझना है सर कि दूध से दही बनना जो होता है सर, वो कौन सी क्रिया, क्या है सर यहाँ पे, क्रिया। अगर ये पूछेगा क्रिया ना, तो इसको हम लोग कहते हैं जैव रासायनिक क्रिया। जैव रासायनिक क्रिया, देखो यही सब आपको बोर्ड एग्जाम में, देखो तुम यहाँ पे पता है क्या, तुम पढ़ करके जाओगे कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो तुम मार दो वो किण्वन क्रिया। तुम क्या मार दो, वो किण्वन। अब किण्वन अगर नहीं रहा तो किण्वन अगर नहीं रहेगा तो जैव रासायनिक रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है सर, ये जैव रासायनिक जो है ना वो आपको क्या है, क्रिया है, ये भी, ठीक है। आ जाना, लेकिन अगर बोलेगा सर परिक्रिया, अगर बोलेगा परिक्रिया या बोलेगा सर क्रिया, तो हम लोग मारेंगे किण्वन। और किण्वन जो है सर वो जैव रासायनिक के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा सर, अगर ये वाला नहीं रहेगा, देखो ये वाला अगर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, पक्का रहेगा सर, ठीक है। आ जाना, तो पूछेगा दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है। अगर किण्वन नहीं रहेगा तो ये जैव रासायनिक रहेगा सर, ठीक है। चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है, क्रिया फेफड़ा ग्लिक्स नाक। अच्छा, कौन सा है, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। देखो, अगर पूछेगा मत्स्य
का मुख्य शोषण अंग, जब पूछेगा मत्स्य का मुख्य शोषण अंग तो मारना ग्लिक्स। क्या मारना सर? ग्लिस। क्या मारना सर? ग्लिस। ठीक है, चलो आ जाना अगला सवाल। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है सर? तो ये ग्लिस है। ये तो हम मरवाइए दें, दोबारा क्वेश्चन रिपीट का हो रहा है। चलिए आना सर अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। देखो ये जो सवाल है ना वो बड़ा ही शिद्दत वाला सवाल है, बड़ा ही प्यार वाला सवाल है, बड़ा ही मोहब्बत वाला सवाल है सर। तो इससे पहले आप बता देना कि ये क्लास कैसे लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना सर। हाँ, और आपका कौन कौन सा आंसर सही जा रहा है आप भी अपना कमेंट बॉक्स में विचार कीजिएगा सर, ताकि इससे हम भी समझे कि आपका तैयारी अभी किस लेवल का है। ठीक है, आ जाना। कहता है ना कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। देखो ये रेजिन, क्या ये रेजिन एवं गोंद, रेजिन एवं गोंद है ना, ये कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद जो है सर वो कहाँ संचित रहता है, तो इस बात को आप लोग थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखो ये जो होता है ना सर वो पुराने जाइलम में होता है। कहाँ होता है? पुराने जाइलम में होता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक और पूछेगा, अगर आपको पूछेगा सर रेजिन गोंद कहाँ संचित होता है सर, तो पुराने जाइलम में होता है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं छाल तने पत्तियां। अगर छाल तने पत्तियां, तो अगर पूछेगा सर ये रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है, तो पुराने जाइलम में। कहाँ मारेंगे? पुराने जाइलम में मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है रेजिन एवं गोंद कहां संचित होते हैं, तो पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो अभी हम सबसे पहले आपको अभी तुरंत बताए हैं। पूछेगा निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो हमारा क्या होगा? वृक्क होगा सर। अभी जस्ट हम बताए ना कि वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जित अंग से, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, वृक्क एक तांत्रिक तंत्र है जो किससे संबंधित है? अभी एक नंबर सवाल वही ना था। कहता है रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है। हमने क्या बोला है सर कि रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है। एगो कह रहा है सर अमर गौर में, मारेंगे तो गिर जाओगे। रक्षी कोशिकाएं आपके अंदर पाया जाता है। ठीक है न, हाँ पूछेगा सर रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है सर, तो ये जो है वो आपको किडनी में पाई जाती है। कहां पाया जाती है सर? ये किडनी में पाई जाती है। नहीं सर, रक्षी कोशिकाएं पूछेगा तो किडनी नहीं होगा सर, ये आपको हाँ वृक्क मारना, किडनी। अच्छा अगर आप सोचो अगर वृक्क बोले तो किडनी, अगर किडनी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा सर? किडनी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा सर? अगर किडनी नहीं रहेगा तो पत्तियां रहेगा। क्या रहेगा? पत्तियां। ठीक है, तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है कहां? तो पत्तियों में। कहां? पत्तियों में। कहां? पत्तियों में। ठीक है, देखो मनुष्य के अंदर किडनी है और इसके अंदर क्या है सर? पेड़ पौधे के अंदर पत्तियां में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है तो कहां? पत्तियों में। कहां? पत्तियों में। आ जाना अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखो तो अरे जी घबराता है। आ जाना। कहता रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? अगर रक्त में, किस में? रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाएगा, अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाएगा सर, तो इसमें एक रोग होता है जिसका नाम है मधुमेह। क्या नाम है? मधुमेह। मधुमेह। ठीक है ना, तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है सर? तो मधुमेह। क्या है? मधुमेह। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। एकदम जो है ना सर सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलेंगे। ठीक है, एकदम कहीं नहीं रोकना है सर। एक के बार का स्टॉपेज पता है कब होगा? जब पूरा द एंड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो सर ये सीरीज हमको लाने का मतलब है ना सर कि आपको नंबर ऑफ सवाल को दिखा देना है कि किस किस टाइप का सवाल आता है। बस मेरा एक एगो संदेश है सर कि इस सीरीज को लाने का सेंस मेरा एक एगो था कि आपके पास में पूरे का पूरे नंबर ऑफ सवाल को दिखा दूं कि कैसे कैसे नंबर ऑफ सवाल की क्वालिटी होती है सर। क्योंकि सबसे पहले आपको पकड़ना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो किस क्वालिटी में आता है सर। क्योंकि बायोलॉजी जो है ना वो आपके दिल और दिमाग के लिए थोड़ी सी लेंदी लगता होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे जो है ना वो बायोलॉजी पे फोकस कम करते हैं, मैथ पे फोकस ज्यादा करते हैं। तो बायोलॉजी जो चैप्टर है ना सर, सब्जेक्ट जो है ना वो आपके लिए थोड़ी सी लेंदी है सर। लेकिन लेंदी समझ के रखना नहीं है, दुनिया का हर काम पॉसिबल है, बस आपके दिल में उसके लिए जज्बा होनी चाहिए सर। ठीक है, और जुनून होनी चाहिए। अगर नहीं है आपके अंदर जज्बा और जुनून तो संदीप कुमार देगा। टेंशन लेने को नहीं सर, टेंशन देने को है। ठीक है, मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूं। कहता है कुटपाद किस में पाया जाता है? अगर बोले सर ये कुटपाद, कुटपाद किस में पाया जाता है सर, तो ये अमीबा में। किस में होगा? तो ये अमीबा में होगा। किस में होगा सर? ये नहीं एनीमिया नहीं, अमीबा होगा। किस में होगा सर? ये अमीबा होगा। किस में होगा? तो ये अमीबा होगा। ठीक है, आ जाना नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है ना स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? क्या बोला है? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो है सर वो तना में पाया जाता है,
है, पत्तियों में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। अगर बोलेगा सर कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है सर, तो ये पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तो ये पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। अगर पत्तियों नहीं रहेगा सर तो ये तनो रहेगा, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं छिद्र। क्या कहते हैं, छिद्र, ठीक है, आ जाना। तो स्टोमाटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, आ जाना। क्योंकि पेड़ पौधा का जो पत्तियां है वो उत्सर्जित अंग कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला कहता है मानव हृदय का औसत परकुचन दाब क्या है। जब बोलेगा सर ये मानव हृदय का औसत परकुचन दाब, औसत परकुचन दाब, औसत परकुचन दाब, तो हम लोग मारेंगे सर 120 mm, 120 mmHg, 120 mmHg, 120 mmHg, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मानव हृदय का औसत परकुचन दाब, मानव हृदय का औसत परकुचन दाब, तो हम लोग बोलेंगे 120 mmHg, 120 mmHg। चलिए अगला सवाल, अगला क्या कहता है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रक्रिया है। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन जो है सर वो कौन सी प्रक्रिया है, तो ये हमारा शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा सर। जैसे बोलेगा वाष्पोत्सर्जन कौन सी प्रक्रिया है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है सर वो आपको भौतिक प्रक्रिया है। क्या, कौन सी प्रक्रिया, तो ये आपको भौतिक प्रक्रिया है सर। अच्छा, अब सोचना कि ये वाष्पोत्सर्जन होता क्या है सर, ये वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन बोले ना सर तो पौधे द्वारा अनावश्यक जल, पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वसा के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हमने क्या बोला है सर कि पौधे द्वारा अनावश्यक मतलब पौधे द्वारा अनावश्यक जो फालतू का चीज है, अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, आ जाना। तो अब सोचना कहता है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया, तो ये हमारा भौतिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, ठीक है। चलो आ जाना अगला सवाल, अगला कहता है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखो, हमें स्वापोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल तो आवश्यक है, ये है सर, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। अब सोचो सर, जो स्वापोषी पोषण है, कोई भी सजीव प्राणी हो, दुनिया का कोई भी सजीव प्राणी हो जो जीवित रहता है, जो जिंदा रहता है, जो श्वास लेता है, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा रे भाई, चल जाएगा टेबल के ऊपर। ऐसे या नो, हम गलत बोल रहे हैं रे, नहीं बोलते, हम गलत बोले भी नहीं करते हैं सर। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगा सर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो इसको हमको CO2 की जरूरत पड़ेगा, और जल बोले सर तो हमको H2O की भी जरूरत पड़ेगा। अच्छा, सूर्य की प्रकाश नहीं मिलेगा तो कोई सजीव प्राणी जिंदा रह पाएगा रे, टे बोल देगा एक दिन में। आप सोचो सर, इसको सूर्य की प्रकाश की भी जरूरत है, यानी कहने का मतलब उपयुक्त सभी। तो हमसे पूछा स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल की भी मात्रा आवश्यक है सर, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की भी मात्रा आवश्यक है सर, सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता है सर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओ आ जाना अगला कहता है ना कि जब प्यार हो तो डीजल उठते हैं। आ जाना सर, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि, इस बात को समझना है आपको सर कि ये जठर ग्रंथि जो होती है सर वो कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, आँखों में, अग्नाशय में, आकृति में, अमाशय में। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियाँ बोलेगा सर तो हम लोग मारेंगे झटके में अमाशय। क्या मारेंगे, हाँ, हमने क्या बोला है सर कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। एक बार मेरे साथ बोलना कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। अगला आना एकदम, देखो सर आज नंबर ऑफ सवाल को गिनना नहीं है, हाँ अनगिनत सवाल कर लो, ठीक है, क्योंकि देखो सर गिन के वो पढ़ते हैं जिनको कुछ दूर जाना है, आपको तो टॉपर बनना है सर, तो गिन के नहीं पढ़ना है, अनगिनत पढ़ना है, ठीक है। कहता है सर कि नहीं बोलेंगे, बोल देंगे तो तुम लोग कहेगा मास्टर कैसे कैसे बोल दिया री। आ जाओ देखो, कहता है ना सर कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है सर। ये खुला परिसंचरण तंत्र आखिर में है क्या, ये खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण
परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है सर? तो मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र बोलेगा ना सर, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच का नाम सुना है तुम लोग? नहीं सुना होगा। कॉकरोच आखिर में हम लोग देखे हैं, जो गांव से होंगे ना वो कॉकरोच को देखे होंगे, ठीक है। हाँ, तो आपसे पूछेगा सर कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच कहाँ होती है? तो कॉकरोच वही ना रे, जो पानी में होता है सर। हाँ, तो गांव ग्राम के जो होंगे ना वो कॉकरोच देखे होंगे, ठीक है सर। चलिए आइएगा अगला क्या कहता है, कहेगा खुला परिसंचरण तंत्र, मार देना झटके में कॉकरोच। बोलेगा खुला परिसंचरण तंत्र, मार देना झटके में कॉकरोच। कहता है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया जो है सर वो रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? फेफड़ा से, आकृति से, श्वसन नालिका से, वृक्क से। आपसे पूछा है कि यूरिया जो होता है सर वो शरीर में कहां से प्रवेश करती है? आप इस बात को बताइएगा कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। आप कोई ऐसे बच्चे हैं जो यूरिया का फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है सर वो रक्त में आपको आकृति से प्रवेश करती है। कहां से? आकृति से प्रवेश करती है। कहां से? आकृति से, ठीक है। आपसे पूछा है कि यूरिया जो है सर वो रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है सर वो रक्त में आकृति से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? आकृति से प्रवेश करती है। तो आंख मूंदो मेरे गुरुजी, एक बार मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, तभी तो आ रहेगी, वरना वो छोड़ के चल जाएगी। बोलो ना शिद्दत से। हाँ, आ जाना सर। यूरिया कहां से प्रवेश करती है? तो आकृति से, ठीक है। अब बताना कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। सभी कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा सर। जो लोग नहीं करेगा ना, शायद ये ना होगा। हाँ, तो कर दो शिद्दत से। अब तो तू सब करेगा, हमको पता है ना। तू सबके अंदर का हमको पता है ना कि तुम लोग को कौन सा कसम देंगे ना, तो तू लोग झटके में मारेगा, एकदम जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, ठीक है। तो गूगल से देख के करो, लेकिन जरूर करो। यही बहाने तो कम से कम उसका फॉर्मूला जान जाओगे। ये पूछता है आना, कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ? रात में, दिन में, रात दिन दोनों। देखो इस बात को समझना है सर कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना सर वो दिन में होता है। इसलिए दिन में होता है कि दिन में शोषण 7 दिन में इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है सर वो दिन में ही इसलिए होता है क्योंकि देखो प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। क्यों? क्योंकि दिन में जो होता है सर वो आप कभी कभी देखते हैं, अगर आपको पता नहीं है ना तो पीपल का पेड़ देखे हैं। हाँ, पीपल का पेड़ देखिएगा ना सर, तो हम लोग पीपल का पेड़ जो है ना वो दिन में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वो ऑक्सीजन लेता है सर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। दिन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और O2 जो है सर वो क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। अब इस बात को समझना, पीपल का पेड़ दिन में, ये दिन में उसका काम है, लेकिन क्या करता है ना कि ये रात में की करता है ना, ये रात में की करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन ये भी चालू कर देता है। ऑक्सीजन ये भी क्या करता है? लेना चालू कर देता है। ये रात में ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और O2 देता, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब इस बात को समझना है कि अब सोचो कि रात में पता है, अच्छा पीपल के पेड़ के पास देखता है, गांव में लोग कहता है कि पीपल के पेड़ के पास भूत रहता है। अरे ससुरा, भूत उत का कोई बात नहीं है, ठीक है। पीपल के पेड़ के पास पता है क्या होता है कि पीपल का जो पेड़ होता है ना सर वो रात में ना इंसान जैसा काम करना चालू कर देता है। वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और पीपल का पेड़ जो होता है वो दिन में क्या करता है कि वो पेड़ पौधे की तरह काम करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? देता है। और रात में क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को देता है और ऑक्सीजन लेता है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग पीपल के पेड़ के पास सोएंगे, ये पीपल का पेड़ है, इसके पास हम लोग सोएंगे सर, यहां पे हम लोग सोएंगे। तो अब सोचो कि पीपल का पेड़ भी रात में ऑक्सीजन लेगा। अब पीपल का पेड़ होता है विशाल और वो ऑक्सीजन लेगा, तो हम लोग को तो ऑक्सीजन कम ही हो जाएगा रे भाई। और जब हम लोग को ऑक्सीजन कमेगा तो हम लोग छटपटाएंगे कि नहीं छटपटाएंगे? तो कहेंगे कि पीपल के पेड़ के पास भूत होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये साइंस लॉजिकल है सर, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, घर में समझा देना सब कुछ सर, आ जाना। तो हमें क्या बोला कि प्रकाश संश्लेषण होता है कब? तो दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है, ठीक है। चलो आ जाना। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है कौन? हरित लवण, क्लोरोफिल, प्लास्ट या पत्ती। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी अंगक है। थोड़ी सी शिद्दत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। पूछेगा क्या? हमसे पूछा सर ये प्रकाश संश्लेषी अंगक है तो हरित लवण मारना। क्या मारना? ये हरित लवण मारना। क्या मारना? हरित लवक मारना। क्या मारना? हरित लवक मारना, ठीक है। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आना।
अगला कहता है ना, काय है भाई तू काय हो गया रे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है सर ये शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सवाल नंबर कितना है सर? ये सवाल नंबर 22 है। 22 को आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो कि शरीर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एडेंडल क्या होगा? ये 4 गो में से वो सटीक आंसर कर देना सर, क्योंकि ये सवाल शायद हम महीना में जितना बार हम चिकन नहीं खाते होंगे उससे ज़्यादा ये सवाल को हम पढ़ा चुके हैं सर। ठीक है, अब तुम सोच लो रे बाबू कि हम कितना बार तोड़ के पढ़ाए हैं। तो इसलिए सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब कोई कमेंट करेगा, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, जे मन में आवे से कमेंट कर दो, लेकिन कर दो। अब आपको इसका सही आंसर देखना है सर, तो आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए। हम इसका 22 का सटीक आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। ठीक है, चलो आ जाना, और आप भी अपना विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आइए 23 नंबर क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, एक आवश्यक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? अब सोचो सर कि एक अच्छा इंसान के अंदर कितने दांत होते हैं? तो एक अच्छे इंसान के अंदर 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब मेरा तो 32 दांत आ गया सर, लेकर जवान हो गए हैं। आहा, देखो तुम लोग जवान हुआ है। अगर देखो जवान होने का सबसे सटीक पहचान पता है क्या? 32 दांत आ गया ना तो समझ लेना कि तू जवान हो गया। हाँ, और जवान हो गया तो कुछ कुछ मत, हाँ सोच लेना। कहता है ना, मुख गुह का पिछला भाग कहलाता है, क्या सर होता है? तो ये होता है आपको ग्रासनी, ग्रास नली, या फिर ग्राहनी, या फिर अग्नाशय। क्या होता है सर? सटीक आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जब आपसे पूछेगा सर मुख गुहा का पिछला भाग क्या है सर, तो ये होता है आपको ग्रासनी। क्या होता है सर? ये ग्रासनी होता है। ठीक है, चलो आ जाना। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से करना ना रे मेरे भाई, आना तो तू जरा रे मेरे भाई। देखो ना, कहता है निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? आप जरा बताइएगा मोहतरमा कि सजीव का सबसे मुख्य लक्षण जो होता है सर वो क्या होता है? स्थानांतरण या शोषण या प्रकाश संश्लेषण या इनमें सभी? देखो सर, सजीव प्राणी मतलब वो प्राणी जो जिंदा है श्वास के वजह से, जिसको एनर्जी चाहिए। आप सोचो सर कि जो सजीव प्राणी है तो स्थानांतरण तो होबे करे करे, और सजीव प्राणी है तो शोषण तो करबे करे करे, प्रकाश संश्लेषण तो लेवे करेगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, फिर वो मर जाएगा। आ जाना, अनेकाने का मतलब डी होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, आ जाना। तो निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो ये तीनों लक्षण जो है सर वो सजीव प्राणी के है। ठीक है, आ जाना। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। देखो सर, स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की मात्रा आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसको क्लोरोफिल मिलेगा नहीं तब तक पेड़ पौधे की पत्ते हरे भरे होंगे नहीं। आ जाना। अच्छा, सूर्य की प्रकाश, जब तक सूर्य की प्रकाश मिलेगा नहीं तब तक पेड़ पौधे की पत्ते, नहीं तो हम लोग जिंदा रह नहीं पाएंगे। और जब तक जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं तब तक खत्म हो जाएगा। इनमें से सभी डी नंबर होगा। ठीक है, चलो आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है प्रकाश संश्लेषी इकाई है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। एक कर्सर कोई इधर आता नहीं है। कहता है प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड या फिर क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना सर कि इसमें क्या होगा। देखो सर, जैसे बोलेगा सर कि प्रकाश संश्लेषी इकाई, इस बात को समझना शिद्दत से, प्यार से, जरा देखो ना रे बाबा मेरा हाथ में क्या है। आ जाना। कहता है प्रकाश संश्लेषी इकाई। अच्छा, इस बात को समझना है कि हम लोग देखो कुछ ऐसे चीज होता है ना सर, साइंस जो है ना वो रियल लाइफ है। साइंस को रटने की कोशिश मत करो। साइंस को रटोगे तो तुम्हारा जिंदगी रटा जाएगा, बट साइंस नहीं रटाएगा सर। ठीक है, क्योंकि साइंस रटने वाला नहीं सर, साइंस हमारा रियल लाइफ है। रियल लाइफ में जो चीज होता है वही साइंस है। इस बात को समझना। अगर कोई पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे की पत्ती हरा भरा तभी होगा जब उस पर सूरज की प्रकाश पड़ेगा। अच्छा, इस बात को सोचना है कि अगर बिना सूरज की प्रकाश पड़े पेड़ पौधे की पत्ती हरे भरे हो जाते तो एसी वाला रूम में ना हम पेड़ पौधा लगा देते रहे। फूलों जो लगाते हैं ना, बड़ा बड़ा घर के लोग जो फूल लगाते हैं ना वो भी छज्जा पे लगाते हैं। इसका मतलब छज्जा पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें सूरज की प्रकाश पड़े और जब सनलाइट उस पर पड़ेगा तो वो खिलेगा, फूल खिलेगा। इसीलिए प्रकाश संश्लेषी इकाई जो आवश्यक है वो क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल, क्योंकि उस पर सनलाइट पड़ेगा तो पेड़ पौधे की पत्ती हरा भरा दिखेगा।
अगला कहता है निम्नलिखित में किस प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इनमें से कौन सा जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है? इनमें से कौन सा जो है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है? जड़ नहीं होगा सर, पत्ती नहीं होगा सर, स्टोमाटा भी नहीं होगा सर। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है तो हरित लवण होगा। क्या होगा? हरित लवक होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाना। प्रकाश संश्लेषी अंगक तो हरित लवण मारना, प्रकाश संश्लेषी अंगक तो हरित लवण मारना। ठीक है, चलो आ जाना। अगला कहता है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंगक है। कहता है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंगक है। जीव में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंगक प्रकाश ग्राही, घर्न ग्राही, श्रवण ग्राही या फिर स्पर्श ग्राही। ये सटीक आंसर बता देना सर क्या होगा। देखो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग। हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है संवेदी अंग। क्या पूछा है? संवेदी अंग। और जब पूछेगा संवेदी अंग तो झटके में मारना श्रवण ग्राही। क्या मारना? श्रवण ग्राही। ठीक है, आ जाना। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग तो श्रवण ग्राही मारना। क्या मारना? श्रवण ग्राही मारना सर। चलो आ जाना। अगला सवाल, अगला क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से तभी तो कहोगे मोहतरमा कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखो सर हमको गाना वाना आता नहीं है सर, हम झूठे फूसे गा देते हैं। ठीक है, आप लोग को बेवकूफ़ बना देते हैं हम गाना का। क्या सोच लेना बेवकूफ़ बनाने का मेरे पास बड़ा आइडिया है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा सोचते होंगे। बस मैं इतना ही जानता हूँ सर कि आपको मैं पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। मैं अपने पूरी शरीर पूरे दाव पे लगा दूंगा सर। ठीक है, अगर आप मेरे बोलने की वजह से अगर आप किसी चीज़ को समझ जा रहे हैं सर तो सबसे बड़ी बात यही है ना। हाँ, आप मेरी निगेटिव बातें को दिल से मत लेना सर। मैं निगेटिव बातें कुछ बोलता नहीं हूँ, जो भी चीज़ बोलता हूँ सर कोई टॉपिक से रिलेटेड बोलता हूँ। तो आप कहेगा अरे मास्टर ये तेरे दिल में बसता हूँ, ये कौन गाना तेरा टॉपिक में है? देखो सर आपके, देखो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना सर जो इंसान को अपने तरफ उसी को खींचता है जो पढ़ाई को जिसको नशा हो जाए। तो अगर आपको भी पढ़ाई का नशा नहीं हुआ है तो आपको हम पढ़ाई का नशा लाने के लिए सर, आपके दिल और दिमाग कभी कभी इधर उधर भटकता है तो संदीप कुमार अपने तरफ खींचता है, क्योंकि संदीप कुमार जानता है सर कि पढ़ाई का मतलब क्या है। आज के दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई योद्धा है तो वो माँ होती है, और माँ के बदले अगर कोई योद्धा है तो सर वो पढ़ाई होता है सर। हाँ, क्योंकि सर पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो ना गरीबी देखता है, ना अमीरी देखता है, ना ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी इंसान के पास जाना चाहता है, बट विद्या को ग्रहण करने वाले इंसान में क्षमता होनी चाहिए। ठीक है सर, आ जाना। कहता है सर कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें से आपको पादप हार्मोन जो होगा इंसुलिन होगा। क्या होगा सर? इंसुलिन होगा। क्या होगा सर? इंसुलिन नहीं, साइट्रोकाइनिन होगा। क्या होगा? साइट्रोकाइनिन होगा। हाँ बोलेगा पादप हार्मोन ना सर, होगा साइट्रोकाइनिन होगा। क्या होगा? साइट्रोकाइनिन होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना तभी तो कहोगे। देखो ना रे मोहतरमा, जरा देखो देखो वरना वैसी रह जाओगी। हाँ देखो इधर, है ना। कहता है ना सर कि दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो देखो जब बोलेगा दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं जिनपेस। क्या कहते हैं? जिनपेस। और जिनपेस नहीं रहेगा तो सिनेटिक रहेगा। क्या रहेगा? सिनेटिक दरार। क्या रहेगा? सिनेटिक दरार रहेगा। ठीक है, बोलेगा दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेटिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सिनपेस। क्या कहते हैं? सिनपेस। ठीक है, तो दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेटिक दरार कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनपेस। क्या कहते हैं? सिनपेस। चलिए अगला सवाल, अगला क्या कहता है सर? शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना मेरे यारो तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरे नो ही आता है। देखो इधर कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए? देखो तो मस्तिष्क जो हमारा है वो उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। सर देखो मेरा दिमाग सही से काम करेगा सर तभी मेरा शरीर संतुलन में रहेगा। मेरा दिमाग थोड़ा सा घसका तो शरीर का ढांचा घसका। एस या नो?
गलत बोल रहे हैं रे। नहीं सर, हम गलत नहीं बोलते हैं। हमने क्या बोला है कि जैसे दिमाग थोड़ा सा घसका तो शरीर का ढांचा घसका, एस या नो। तो है क्या सर कि सोचने के लिए सर मस्तिष्क बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। मस्तिष्क के वजह से ही हम लोग सोच पाते हैं किसी चीज़ को। हृदय का संपादन करना मस्तिष्क बहुत उत्तरदायी है सर। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सर मस्तिष्क बहुत उत्तरदायी है। यानी कहने का मतलब उपयुक्त सभी होगा, मस्तिष्क उत्तरदायी है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, आ जाना। अगला कहता है कि तांत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। देखो इस बात को समझना है सर कि ये तांत्रिका कोशिका जो होता है ना सर, वो तांत्रिका जो कोशिका होती है ना, ये तांत्रिका कोशिकाएं जो होती है ना सर, वो तांत्रिका कोशिकाएं जो होती है ना सर, वो आपको होती है 3 प्रकार की। तांत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब आपसे पूछेगा सर कि 1 नंबर में क्या होता है सर, तो 1 नंबर में होता है प्रेरक कोशिकाएं। प्रेरक तांत्रिका प्रेरक तांत्रिका कोशिकाएं, प्रेरक तांत्रिका कोशिकाएं, प्रेरक तांत्रिका कोशिकाएं। 2 नंबर में क्या होती है सर, तो 2 नंबर में होता है संवेदनी। क्या होता है? 2 नंबर में होता है संवेदनी, संवेदनी, संवेदनी तांत्रिका कोशिकाएं। 3 नंबर में क्या होता है सर, तीसरा होता है बहुध्रुवी। क्या होता है सर, ये बहुध्रुवी तांत्रिका कोशिकाएं, बहुध्रुवी तांत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा तांत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो तांत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला होती है प्रेरक तांत्रिका कोशिकाएं, दूसरा होती है संवेदनी तांत्रिका कोशिकाएं, तीसरा होती है बहुध्रुवी तांत्रिका कोशिकाएं। हमने क्या बोला है कि तांत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। तांत्रिका का मतलब 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला होती है प्रेरक तांत्रिका कोशिकाएं, दूसरा होती है संवेदनी तांत्रिका कोशिकाएं, तीसरा होती है बहुध्रुवी तांत्रिका कोशिकाएं। चलिए सर, आएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना सर कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनाते हैं। ये प्रत्यावर्ती चाप जो होता है सर, वो कहाँ बनाता है? पेशी उत्तक में। कहाँ बनाता है सर? नहीं सर, ये पेशी उत्तक नहीं होगा सर, वो क्या होगा, ये क्या होगा सर, ये मेरुरज्जु होगा। क्या होगा सर, ये मेरुरज्जु होगा। क्या होगा सर, ये बनाते हैं तो मेरुरज्जु। क्या होगा? मेरुरज्जु, मेरे राजा जी नहीं, मेरुरज्जु। आ जाना। अगला कहता है शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं सर? शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं सर? एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से थोड़ी सी सोच लेना। देखो ये सवाल थोड़ी सी सर एकदम रोमांटिक है। आजकल सवालों रोमांटिक हो जाता है संदीप कुमार के पास आकर के। ठीक है, देखो कहता है शरीर के प्रधान, शरीर के, इस बात को समझना है सर शिद्दत से, शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि। ठीक है, शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि अगर बोलेगा ना सर, तो हाँ हम लोग मारेंगे पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा सर शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, आ जाना। अगला सवाल, अगला क्या कहता है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। हमें क्या बोला है? अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? अग्नाशय द्वारा इंसुलिन होती है, ग्लूकोगॉन होती है, इनमें से दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। देखो जब बोलेगा अग्नाशय, क्या बोला है सर? अग्नाशय। देखो इस बात को समझना है, जब बोलेगा अग्नाशय, अग्नाशय बोलेगा ना सर, तो अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सी हार्मोन स्रावित होती है, तो इंसुलिन भी तो होबे करता है, इंसुलिन में तो कोई शक नहीं है। लेकिन सर जब बोलेगा अग्नाशय द्वारा कौन सी हार्मोन स्रावित होती है, हमें ये नहीं बोले कि कौन सी हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होती है, हमको ये नहीं बोले, सिर्फ बोला कि स्रावित होता है तो ये भी होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। चलिए अगला सवाल, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अब बोलो सर अनैच्छिक क्रिया। अच्छा अब सोचो सर कि वमन या चबाना। अच्छा चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं, आपका मन नहीं करेगा तो आप चबाइएगा नहीं, चबाइएगा सर जी, कैसे चबा लीजिएगा
ऐसे नहीं ना चबाइएगा जी, हाँ आपका मन करेगा दिल करेगा तभी चबाइएगा, चबाइएगा मतलब खाना चबाना, ठीक है। तो ये सर जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है सर। बाकी लार आना ये सब अनैच्छिक क्रिया, ये कभी कभी भी आ जाता है लार, ठीक है। हृदय का धड़कना ये सब अनैच्छिक क्रिया है, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन सर ये जो है, ये जो आपका है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं, वो ऐच्छिक क्रिया है। ये क्या है सर, ये आपको ऐच्छिक क्रिया है। क्या है सर, ये आपको ऐच्छिक क्रिया, क्या है आपको ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। तो चबाना जो है वो ऐच्छिक क्रिया है, लेकिन हमको बोला है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ये भी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन बी जो है सर वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, गौर नहीं सर गौर कीजिएगा। कहता है कि अनुकुचन गति किस पौधों पर प्रमाणित की जाती है। क्या बोला है, अनुकुचन गति। कौन गति रे बिड़ू भाई, अनुकुचन गति। अनुकुचन गति किस पौधों पर प्रमाणित की जाती है। तो अनुकुचन गति जो होता है सर वो छुई मुई पौधों, आय 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 ए मोहतरमा, कहता है छुई मुई पौधों का होता है रे बाबा, कहता है छुओगे तो मर जाओगे, छुएगा ना तो पौधे मर जाएगा, हाँ तो इसको कहते हैं छुई मुई पर, ठीक है। आ जाना, तो अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित होती है, तो सर वो आपको होता है अनुकुचन गति पर, ठीक है। आ जाना, कहता है सर वृक्क तंत्र का भाग है, वृक्क किस तंत्र का भाग है। वृक्क जो है सर वो किस तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र का भाग है, परिसंचरण तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, या श्वसन तंत्र का भाग है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। हमने क्या बोला सर कि वृक्क जो वो किस तंत्र का भाग है, एक बार थोड़ी सी देखो, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था सर कि वृक्क किससे संबंधित है, वृक्क जो है वो किससे संबंधित है। तो आप अभी जस्ट बोले थे सर कि ये उत्सर्जन से संबंधित है। अभी जस्ट आपको हमने पढ़ाया है कि वृक्क जो है वो किससे संबंधित है, तो वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का। खेला हो बेना रे। देखो आ जाना अगला सवाल। देखो ये सब तो हल्का है सर जी, हमने एक्चुअली ये सब हम पढ़ा चुके हैं। कहता है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण सबसे पहले क्या होगा, देख कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इस बात को समझना है कि इंसुलिन की कमी के कारण हम बताएंगे नहीं सर, ये वाला आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल नंबर कितना, ये 40 है। आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना कि ये सवाल हम कितना बार पढ़ा चुके होंगे। आना जब बोलेगा कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण एड्स होता है, बेरी होता है, घेंगा होता है, मधुमेह होता है। आप एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट करना दो रे मोहतरमा, हाँ तो एक बार कमेंट करके बता देना सर कि इसका सटीक आंसर क्या होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जाकर के देख लीजिए, एक्चुअली इसका कमेंट हम कर चुके होंगे, ठीक है। आ जाना, चलिए आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। अगला कहता है ना कि लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है। क्या बोला है सर, ये लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है, विसरण में मिलती है, पीयूष ग्रंथि में मिलती है, अंडाशय में मिलती है, पारावुट ग्रंथि में मिलती है। हमसे बोला सर कि ये लीडिंग, क्या बोला है सर, ये आपको लीडिंग, क्या बोला है, लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो है सर वो आपको विरसन में मिलती है, पीयूष ग्रंथि में मिलती है। कहाँ मिलती है सर, देखो जब बोलेगा सर ये लीडिंग कोशिकाएं, तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती है सर वो आपको विरसन में मिलती है। कहाँ पे, विरसन में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना अगला सवाल। अगला क्या कहता है सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आना। कहता है तांत्रिका तंत्र का भाग है किसका। अब सोचो सर, ये तांत्रिका तंत्र भाग है किसका, अभी जस्ट हम आपको पढ़ाएं। ये तांत्रिका तंत्र भाग है किसका, मस्तिष्क का भाग है, रीढ़ का भाग है, रज्जु का भाग है, ठीक है। ये आपको चारों ऑप्शन होगा, ठीक है। बोलेगा तांत्रिका तंत्र भाग है तो ये मस्तिष्क का भी भाग है, रीढ़ का भी भाग है, रज्जु का भी भाग है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सटीक जवाब। चलिए अगला क्या कहता है कि इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है। इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। हमने पूछा सर कि इसमें कौन मादा जनन हार्मोन है, बोलेगा मादा जनन हार्मोन। अच्छा मादा जनन हार्मोन का सटीक आंसर क्या होगा, मादा जनन हार्मोन तो आपको प्रोजेस्टेरोन ये भी होगा, एस्ट्रोजन ये भी होगा, ये सर एस्ट्रोडियोल ये भी होगा, इनमें से सभी, ये आपका इनमें से सभी होगा मादा जनन हार्मोन, ठीक है। आज मानो अगला क्या कहता है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कहाँ होता है, नियंत्रण होता है। देखो हमें बोला है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में
ये कहाँ होता है सर, थोड़ी सी गौर कर देना। देखो जब बोलेगा कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का, शरीर मतलब रासायनिक, शरीर मतलब रासायनिक यानी रासायनिक द्वारा, कहता है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तांत्रिक एवं रसायनों द्वारा, तांत्रिक एवं रसायनों द्वारा, ठीक है। कहता है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तो तांत्रिक एवं रसायनों द्वारा, किसके द्वारा, तांत्रिक एवं रसायनों द्वारा, ठीक है। चलो आ जाना अगला, कहता है बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहयोग करता है। अच्छा, बीज रहित पौधों के उत्पादन में इनमें से कौन सहयोग करता है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में इनमें से कौन सहयोग करता है सर, तो जिबरेलिन्स। कौन सहयोग करता है, जिबरेलिन्स, ठीक है। तो ये किसके लिए है सर, ये आपको है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहयोग करता है कौन, जिबरेलिन्स। कौन, जिबरेलिन्स आएगा। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अगला आइएगा सर, देखिए अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना कि मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अच्छा, हमें क्या बोला है कि मानव मदा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। अब इधर देखना, कहता है मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है सर, ठीक है, ये भी है, ठीक है। आ जाना, तो हमें क्या बोला है कि मानव मदा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, मानव मदा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। और जब बोलेगा नहीं है तो मार देंगे शुक्रवाहिका, अब बोलेगा है तो ये भी है, ठीक है। चलो आ जाना, अगला सवाल। अगला क्या कहता है सर, कहता है मादा मदा, ये तो हो ही गया ना। अगला कहता है सर कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है कहाँ से, फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है पुंकेसर से। कहाँ से होता है सर, ये पुंकेसर से होता है। कहाँ से होता है, पुंकेसर से होता है, ठीक है। हमें बोला है कि फूलों में, कहाँ, किसमें, हमें बोला है सर ये फूलों में क्या नर प्रजनन अंग होता है, तो कहाँ से, पुंकेसर से। कहाँ से, पुंकेसर से, ठीक है। चलो आ जाना, पुंकेसर। अगला कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, तो होता है ईस्ट में। किसमें, ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, तो ईस्ट में। हमें क्या बोला है सर कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, तो ईस्ट में। किसमें सर, तो ईस्ट में। किसमें सर, तो ईस्ट में। किसमें सर, तो ईस्ट में, ठीक है। आ जाना, हमें बोला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, ईस्ट में। चलिए अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना प्राग कोश में होते हैं, प्राग कोश में क्या होते हैं, तो प्राग कोश में अंडाशय होते हैं सर। क्या होते हैं सर, ये आपको अंडाशय होते हैं, ठीक है। हमें बोला है प्राग कोश में होते हैं, नहीं सॉरी, प्राग कोश में अंडाशय नहीं सर, ये प्राग कोश में प्राग कण होगा, ठीक है। हमें बोलेगा कि प्राग कोश, काहे रे कोई गाली दे रहा है क्या, गलत हम बोल दिए। प्राग कोश में होते हैं तो प्राग कण होते हैं। क्या बोला, प्राग कोश में होते हैं तो प्राग कण होते हैं सर। अच्छा, आपको कुछ और हम सुनाएंगे सर, कुछ बच्चा के द्वारा आया है कुछ, उसको भी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि देखो पहले इसको हम पढ़ा देते हैं, इसके बाद आपको सुनाएंगे, ठीक है। अगला कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से। कहता है ना पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है सर, तो पंखुड़ियों का रंग बोलेगा ना तो अधिकतर जो होता है वो हरा होता है। कहेगा पंखुड़ियों का रंग होता है कैसा, तो अधिकतर जो होता है वो कैसा होता है सर, वो हरा होता है, ठीक है। अगला कहता है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वो कहाँ होता है, अधिक वृषण में होता है, शुक्रवाहिका में होता है, वृषण में होता है, शुक्र का सय में होता है, किस में होता है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
देखो जब बोलेगा ना सर कि शुक्राणुओं का मोचन होता है, जब बोलेगा शुक्राणुओं का मोचन, जब बोलेगा मोचन तो मारना शुक्रवाहिका, जब बोलेगा शुक्राणुओं का मोचन तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मारना मोचना थी शुक्रवाहिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला क्या कहता है सर? कहता है ना विरसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं किसमें? विरसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं किसमें? अधिविरसन में। किसमें? अधिविरसन में। किसमें? अधिविरसन में। किसमें? अधिविरसन में। कहता है विरसन में शुक्राणु बने संचित होते हैं, विरसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं तो अधिविरसन में। किसमें? अधिविरसन में। ठीक है, चलो आ जाना। अगला क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ पे? शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ पे? विरसन में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। देखो जब बोलेगा सर कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है तो इस बात को आपको गौर करना है कि जब बोलेगा शुक्राणु का निर्माण तो आपको मारना है विरसन में। ठीक है, चलो आ जाना। अगला थोड़ी सी गौर करना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? क्या हो गया रे? कहता है ना सर, क्या कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का पुंकेसर भाग जो है सर वो हमारा क्या बनाता है? परागकण बनाता है। ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर भाग जो है वो परागकण बनाता है। ठीक है, आ जाना। अगला कहता है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन जो होते हैं सर वो शिद्दत से बताना, जनन दो प्रकार के होते हैं, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। हमने क्या बोला है कि जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। ठीक है, आइएगा अगला। कहता है ना पुंकेसर के पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग। तो पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग कहते हैं परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग। ठीक है, पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं सर? परागकोश। ठीक है, चलो आ जाना। अगला क्या कहता है कि नर युग्म तथा मदा युग्म के संयोजन से बनता है। नर युग्म और मदा युग्म के संयोजन से बनता है सर, तो क्या बनता है? तो आपको बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। क्या बनता है सर? ये जायगोट, ऑप्शन नंबर ए। नर युग्म और मदा युग्म के संयोजन से बनता है तो क्या? जायगोट बनता है। चलिए अगला। कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? हाइड्रा में। किसमें होता है सर? हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए होगा। ठीक है, शिद्दत से बोलना। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। अच्छा इस बात को सोचना है कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा सोचना, हमें क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? तो हाइड्रा में होता है। एक्चुअली में ये हाइड्रा है क्या? सॉरी, किस में होता है सर? तो ये आपको हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है। लेकिन इस बात को आपको बताना है सर कि ये कितना नंबर, 59 नंबर सवाल है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में। लेकिन हमने आपको भी जस्ट एक चीज पढ़ाया है कि नर युग्म तथा मदा युग्म के संयोजन से बनता है। अच्छा देखो, हमारा नर में बोलेगा ना सर तो नर में ओनली फॉर XX होता है। ठीक है, अगर बोलेगा सर मदा, किस में बोलेगा सर? ये मदा में, तो X एंड बाई यानी महिला, ओनली फॉर XX। ये जाना सर, ये पुरुष। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? X और बाई रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिद्दत से समझना। हमने क्या बोला है कि नर युग्म तथा मदा युग्म के संयोजन से बनता है, तो नर युग्म तथा मदा युग्म के संयोजन से बनता है जायगोट, जो हमारा नर बोले तो XX, महिला बोले तो X भाई। ठीक है, आ जाना सर। अच्छा एक बात को यहाँ पे और समझना है, शिद्दत से थोड़ी सी आना कि ये कैसे पूछेगा आपको। ये X पूछता है, हाँ कहेगा कैसा सेक्सुअल होता है तो XX, यहाँ पे बाई X बाई मारना। ठीक है, चलो। अच्छा एक और हम अभी बताए थे क्या कि पुंकेसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं। अच्छा पुंकेसर के अग्रभाग को भी हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और अभी हम जस्ट पुंकेसर के बारे में पढ़ाए हैं कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। देखो ये हम यहाँ पे क्या पढ़ा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो पुंकेसर भाग जो है सर वो परागकण बनाता है। और पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। और जस्ट हम यहाँ पे बताए हैं कि यहाँ पे बताए हैं कि पुंकेसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं। देखा, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। यहाँ पे अंतर देखना, थोड़ी सी अंतर को समझना। फिर हमने यहाँ पे बोला कि नर युग्म तथा मदा युग्म, तो ये बताइए दिए हैं।
आना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या बोले, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है किसमें, हाइड्रा में। किसमें, हाइड्रा में। अच्छा अब बोलेगा सर कि वैज्ञानिक ने किस पे पहला प्रयोग किया था, तो मटर पे किया था। किस पे किया था, मटर के पौधे पे किया था। ठीक है, चलो आ जाना। अगला अगला क्या कहता है कि मानव मदा में निषेचन होता है। मानव मदा में किसमें, मानव मदा में किसमें, मानव मदा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, यानी में फ्लोपियन नालिका में। अच्छा इस बात को समझना है सर, गर्भाशय तो एकदम नहीं होगा सर, क्योंकि हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है मानव मदा में निषेचन। हमसे क्या बोला सर, ये निषेचन। क्या बोला, निषेचन। ठीक है, हमसे बोला है मानव मदा में निषेचन। तो निषेचन जब बोलेगा ना सर, तो आप बोलिएगा फोलोपियन। क्या बोलेगा, फोलोपियन। फोलोपियन नालिका, फोलोपियन नालिका, फोलोपियन नालिका, फोलोपियन नालिका, नालिका, फोलोपियन नालिका। ठीक है, आ जाना फोलोपियन नालिका में। ठीक है, आ जाना। तो हमें क्या बोला है कि मानव मदा में निषेचन होता है तो फोलोपियन नालिका में। कहाँ होता है, मानव मदा में निषेचन होता है कहाँ पे, फोलोपियन नालिका में। एक बार मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना कि मानव मदा में निषेचन होता है कहाँ पे, तो फोलोपियन नालिका में। कहाँ पे सर, तो फोलोपियन नालिका में। ठीक है, चलो आ जाना। अच्छा अगर आपसे यहाँ पे पूछता सर कि, अच्छा रुक छोड़ो, आएगा सवाल, इस पर भी हमने सवाल लाया है शायद। अच्छा कहता है फूल का कौन सा भाग फल बनाता, फल में बदल जाता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। अच्छा आप बताना कि फूल का कौन सा भाग, ये फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। थोड़ी सी आप लोग शिद्दत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो जब बोलेगा सर कि फूल का कौन सा भाग किस में बदल जाएगा, तो फूल बदलेगा फल में, तो क्या होगा, अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा। ठीक है, तो कहेगा फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय का भाग। ठीक है, यही भाग हमारा क्या बदल जाता है सर, तो ये फूल से फल में बदल जाता है। ठीक है, देखो अच्छा एक बात को और दिमाग में यहाँ पे रखना है, पानी कहाँ गया, इसलिए इस बात को दिमाग में रखना है कि कभी कभी आपको ऐसे पूछेगा सवाल। ठीक है, रुको पहले, जब पानी जाता है ना अंदर सर, जब अंदर शरीर में पानी जाता है ना, तो एकदम शरीर एकदम टनाटन मियाज हो जाता है कुछ देर के लिए। तो पता है जब प्यास कस के लग जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते जब ये सूखता है ना, तब अंदर में पानी जाता है ना सर, तो लगता है ना कि शायद क्या, मतलब कुछ देर के लिए लगता है ना कि बड़ा बढ़िया चीज़ चल गया अंदर। ठीक है, आ जाना। तो देखो कोई भी चीज़ का जब तरस होता है ना, मतलब कोई चीज़, जैसे कि कोई चीज़ के लिए तुम ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है, और वो तुमको मिल जाए, मतलब तुम लोग का ध्यान वहीं चल गया। शिद्दत से देखो, सोचो इधर, उल्टा पुल्टा मत सोचना। देखो इधर हमने क्या बोला है, कोई चीज़ के लिए कोई चीज़ का चाहत होता है सर। ठीक है, तो अगर वो चीज़ आपको एकाएक मिल जाएगा तो आपको लगेगा कुछ देर के लिए कि ओ हो। इसी प्रकार से सर पता है जब ये सूखता है ना, पानी मिल जाता है ना कहीं, एकदम लगता है एकदम मियाज खुश हो गया। आ जाना। कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है सर, तो जब बोलेगा फूल से बदलेगा फल में, फूल से बदलेगा फल में, तो क्या कहलाएगा। थैंक यू। चलिए अगला सवाल, अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। किस पौधों में, तो हमें बोला है सर ये पुष्पी पौधों में, पुष्पी पादपों में हमें क्या बोला है, लैंगिक जनन। क्या बोला है सर, ये लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में हमें लैंगिक जनन बोला है सर, तो ये होगा आपको फूलों द्वारा या पत्तियों द्वारा या तनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। शिद्दत से बोलो, शिद्दत से बोलो सर। देखो हमें बोला पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो ये होता है फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है, फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बोलेगा पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन, अलैंगिक नहीं लैंगिक जनन। जब बोलेगा लैंगिक जनन तो मारेंगे फूलों द्वारा। किसके द्वारा, फूलों द्वारा। ठीक है, चलिए आयोगा जी। अगला अगला की कहत है जी, अगला कहत है ना जी कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में किस तरह के अंग होते हैं। आए 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 आए, देखो हमें क्या बोला है, कीटों के पंख। किसका पंख, कीटों के पंख, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख में, कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख में, एवं चमगादड़ के पंख में, चमगादड़ के पंख में, पंख के पंख में
के पंख में किस तरह के अंग होते हैं? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में समवर्ती अंग होते हैं। हमने क्या बोला आपको जी? हमने बोला समवर्ती अंग होते हैं। क्या होते हैं मेरे बाबू? समवर्ती अंग होते हैं। क्या होते हैं जी? समवर्ती अंग होते हैं। तो ये पूछेगा कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख में किस प्रकार के अंग होते हैं? तो समवर्ती अंग होते हैं। ठीक है, आ जाना। तो अब आपका क्लास हो गया द एंड सर। ये क्लास कैसा लगा एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जरा बता देना मेरे यारो। कहता है ना सर, देखो हम एक बात और हमेशा सिखाते हैं। अच्छा देखो, कुछ आपको कुछ बच्चा ने भेजा था सर, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ थोड़ी सी। इसको देगा तब ना दो तो यहाँ से। इसको देखो हम सुनाते हैं सर आपको। कुछ बच्चा का प्यार है जो सर हमेशा मतलब बड़ा ही एक्टिव रहते हैं मेरे प्रति। मतलब मेरे प्रति क्या सर, देखो पहले क्या होता था ना कि बच्चा जो है ना वो टीचर से उतना प्यार नहीं करता था। पहले जो है ना हीरो से प्यार करता था। लेकिन आज के डेट में जो है ना वो बच्चा जो है ना सर वो प्यार करने लगा टीचर से, बड़ा ही खतरनाक तरीका वाला। ठीक है, क्योंकि सर उनको भी समझ में आ गया है कि ये टीचर ही है जो माँ बाप के जगह दूसरा तीसरा नाम अगर कोई है दुनिया में जो अच्छा रास्ता दिखा सकता है तो वो टीचर है। ठीक है, वो बच्चा भी जान गया सर। देखो किन्हीं ने लिखा है कि चांद को चांदनी मुबारक हो, फूलों को खुशबू मुबारक हो, हमारे ओर से आपको नए साल मुबारक हो। है ना सर। और एक और लिखा है, एक और क्या लिखा है कि लोग नए साल में बहुत कुछ नया मांगेंगे, लोग नए साल में बहुत कुछ नया मांगेंगे, मगर मुझे तुम्हारा वही पुराना साथ चाहिए। आना सर। अब देखो कुछ और भी है, पूरा पेज भरल है। ठीक है, क्योंकि कल रात से ना आ रहा था इसे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो बिल्कुल रहने दो, सब आता रहता है, सब के लिए टेंशन नहीं है। ठीक है सर। अच्छा एक बात और आपको बता देना चाहते हैं सर, देखो यहाँ से जब आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा ना सर, तो पहले आपको क्या लिखता था पता है? पहले आपको पीडीएफ जो मिलता था ना, वो पीडीएफ में पूरा सजा हुआ नहीं रहता था क्वेश्चन। लेकिन जो अब पीडीएफ मिलेगा वो आपको टाइप वाला पीडीएफ रहेगा। ठीक है, किसका पीडीएफ रहेगा? वो टाइपिंग पीडीएफ रहेगा। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा सर उस पर। हाँ, बहुत सारा टेलीग्राम पे आपको फेक आईडी मेरा मिल जाएगा। ठीक है, @संदीप7295। मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि मेरा टेलीग्राम पे कोई ग्रुप नहीं है सर, मेरा टेलीग्राम पे कोई ग्रुप नहीं है, मेरा टेलीग्राम पे चैनल है। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे जो ग्रुप रहता है ना उसमें आपको सभी नंबर का दिखाई देता है। ठीक है, तो उसमें मेरा ग्रुप नहीं है सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको लगभग 8000 से अधिक लोग जुड़े होंगे। ठीक है, तो वही देख करके ज्वाइन करना, वरना फालतू चीज ज्वाइन कर लोगे सर तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, घाटा होने वाला चीज है। ठीक है।